तो इनकम एलोकेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अभी इनकम एलोकेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता चला कि इनकम 3 पार्ट में डिवाइड होती है: एक्सपेंसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसेस कैसे डिवाइड होगा, कैसे उसका एक्सेल शीट बनेगा, वो मैंने आपको समझा दिया। सेविंग में हमने समझा था कि हम सेविंग में सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का। अब इमरजेंसी फंड क्यों क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है? नीड, जैसे इसमें लिखा हुआ है नीडेड व्हेन इनकम स्टॉप्स। मान लीजिए आपकी इनकम स्टॉप हो गई आना, तो हमें जरूरत पड़ेगी कुछ पैसे की जिससे आगे के खर्चे निकल सकें। अब आगे की कौन से खर्चे निकल सकें वो कैसे पता चलेंगे? बेस्ड ओनली ऑन एसेंशियल एक्सपेंसेस। आपके वो खर्चे निकल सकें जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके फिक्स्ड हैं। अब क्या लिखा है? कवर्स 3 to 6 months ऑफ लिविंग कॉस्ट, मतलब 3 से 6 महीने की आपकी जो कॉस्ट है उसको संभाल सके, एसेंशियल एक्सपेंसेस को संभाल सके। और क्या लिखा है? बायस टाइम टू रीस्टार्ट इनकम, मतलब इनकम दोबारा से रीस्टार्ट करने का आपको ऑप्शन दे, आपको टाइम दे। अब वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो यहाँ समझते हैं। कैलकुलेशन में क्या लिखा है कि हमने कंसिडर करा कि एसेंशियल एक्सपेंसेस 50,000 रुपये हैं, जो कहाँ से निकल के आया वो पहले वाली वीडियोज में बताया हुआ है। क्राइसिस में आप सर्वाइव कर सकते हो 30,000 रुपये, क्योंकि आपके बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। उसमें से भी जो एसेंशियल है उसमें से भी खर्चे कुछ कम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो हमने समझा था। और ये मान के चला कि 4 महीने की क्राइसिस हमें हैंडल करना है। 3 से 6 महीने आप कर सकते हो, 6 से ज़्यादा भी जा सकते हो अगर आप थोड़े से और सिक्योर होना चाहते हो। और आपको लगता है कि नहीं आप 1 या 2 महीने में कवर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपको कितना ज़्यादा। बट मैं खुद के लिए प्रेफर करता हूँ 4 महीने के लिए। तो 1.2 लाख आपको जमा करना। 1.2 लाख ऐसा नहीं कि सैलरी आई और वो जमा कर दिया, उतना का उतना डाल दिया, नहीं। आप मंथली जमा करोगे 1 साल के लिए, ताकि आप बाकी का पैसा इन्वेस्टमेंट में भी डालना चालू कर सको शुरुआत से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को सीखने में, उसकी हैबिट बनने में टाइम लगता है। और वो पैसा रखना कहाँ है? 30% कैश, 70% सेविंग अकाउंट। आप सेविंग अकाउंट का आइडिया आपको थोड़ा सा रहेगा, बट एग्जैक्टली अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बैंकिंग सिस्टम में मिलेगी, जो हमने पहले समझा है। उसमें स्टार लगा के रखा हुआ है कि हमें उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। और फिर इसमें क्या लिखा है? 1 साल के बाद आपका 10% जो है वो इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करना चालू कर देंगे हम, सेकेंड ईयर से इन्वेस्टमेंट में। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों चाहिए, वो हमने समझ लिया था। कितना करना होता है, कैसे करना होता है, वो अब हम समझ रहे हैं। तो उसे समझने के लिए दो कंसेप्ट थोड़े से समझ लेते हैं। पहला, इन्फ्लेशन। स्टार लगा रखा है, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनेगी। इन्फ्लेशन क्या होता है मोटा मोटा समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई चीज़ आप खरीदने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, उसका प्राइस इस साल 100 रुपये है, तो अगले साल 100 रुपये नहीं होगा, वो 102 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है। ठीक है? तो जो 102 और 104 हो ना, वो 2 और 4, वो पैसा जो बढ़ा वही इन्फ्लेशन है। कि आपकी सामान का प्राइस हर साल बढ़ता है, कम भी हो सकता है, बट सब चीज़ों का कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता इफेक्टिवली कम ही हो। आप सारे खर्चे आपके लगाओगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, कभी कम नहीं होंगे। वो आपकी लाइफ से आपको आइडिया लग गया होगा, है ना? तो जो एक्स्ट्रा बढ़ता है ना, जितना परसेंट बढ़ता है, इसलिए मैं 100 रुपये लेके चला ताकि परसेंटेज में आराम से समझ आए। तो 2%, 4% जो बढ़ता है वो आपका इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ सकता है, बट हम लेके चल रहे हैं 5 to 6%, क्योंकि ये सीक्वेंस हमें दिखता हुआ आया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसलिए चलते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में हम थोड़ा सेफ रह सकें, है ना? तो इन्फ्लेशन मोटा मोटा क्लियर हुआ। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको पूरा इन्फ्लेशन के बारे में, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आता है, किसी को डीपली सीखना हो तो उसमें सीख सकते हैं। अभी के लिए अगर सीखना है तो दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो आप। सेकंड है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कि आप जब पैसा लगाते हो तो उसके ऊपर कुछ रिटर्न आता है, वही हमारी इन्वेस्टमेंट बोली जाती है ना? कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, उसके बदले आपको टाइम नहीं देना पड़ रहा, बट उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट बोली जाती है ना? उसके पीछे कुछ रिटर्न मिलेगा। अब क्या रहता है ना, जो रिटर्न होता है, अगर आप पैसा लगाए रखते हो, मान लीजिए पहले साल भी लगाया, दूसरे साल भी लगा के रखा हुआ है, तीसरे साल भी लगा के रखा हुआ है, आपने पैसा ऐसे लगा के रखा हुआ है काफ़ी टाइम तक। तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 1,000 रुपये लगाया पहले साल में, तो 1 साल जैसे ही खत्म हुआ वो 1,000 का 1,100 रुपये हो गया। हमने बोला कि 10% हमें रिटर्न मिला। इस 1,100 रुपये का मतलब ये नहीं कि आपने 1,100 रुपये निकाल लिए अभी, नहीं, आप इसके ऊपर और इन्वेस्ट करोगे। आप मतलब अब 1,100 रुपये के ऊपर जब दोबारा 10% मिलेगा ना, 1,100 रुपये के ऊपर दोबारा 10% मिलेगा,
तो वो सिर्फ 1000 रुपये पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो 1000 रुपये पे जो आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाया ना उसके ऊपर भी इंक्रीमेंट होगा। तो 1000 रुपये पे आपको मिलेगा 100 रुपये, और 100 रुपये पे आपको मिलेगा 10 रुपये। तो अगले साल जो है आपको 110 रुपये मिलेगा। तो आपने समझा कि जो आप पैसा लगा रहे हो उस पे तो आपको रिटर्न मिल ही रहा है, बट जो पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर अगले साल और रिटर्न मिलेगा। मतलब आपका वो कंपाउंडिंग होता रहेगा, ये सिस्टमेटिक वे में आपको कंपाउंडिंग चलती रहेगी। अब इसकी मजेदार चीज क्या है ना, जितना ज्यादा टाइम तक आप पैसा लगाए रखते हो उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग मिलती है ना। उस तरह ज्यादा आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को फील कर पाते हो अपनी लाइफ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग का मज़ा आप उठा पाओ और आप फील कर पाओ उस चीज़ को। डीपली ज़्यादा नहीं जा रहे इस पे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना ज़्यादा डीप जाना है वो इसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस आ जाएंगी। वही रीज़न मैंने बताया, क्योंकि सब चीज़ मास्टर चार्ट में क्लियरली नहीं बता सकते, कुछ चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए रहेंगी। अब इन्वेस्टमेंट चालू करने से पहले ना एक काम और रह गया है जो थोड़ा समझते हैं, कि बिफोर इन्वेस्टिंग वी विल फर्स्ट सिक्योर आवर लाइफ एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। अब ये क्यों आया इस चीज़ को समझते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट में ये कंसिडर करके चल रहे हो कि आप हमेशा रहोगे इस दुनिया में, इसलिए आप पैसा लगा पाओगे इन्वेस्ट करने के लिए। बट सिनेरियो ये हो सकता है कि आप ना ही रहो, ये भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा मेडिकल का खर्चा आ जाए तो आपकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। तो इन दोनों को सिक्योर करने के लिए ना एक चीज हमें करनी पड़ती है, क्या? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में भी स्टार लगाए, इसको भी डीपली अच्छे से समझना पड़ेगा क्या है। बट अभी वहां पर नहीं जाते, अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक बेसिक क्या होता है। इंश्योरेंस करना पड़ता है। अब इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस होता है कि आप कुछ छोटा सा अमाउंट देके कोई बहुत बड़ी चीज सिक्योर करते हो। वो आपकी लाइफ के खर्चे हो सकते हैं, वो आपका मेडिकल के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो आपका इवन कार का इंश्योरेंस भी हो सकता है कि आपने थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा दे के रखा हुआ है और आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, कुछ बड़ा खर्चा आया गाड़ी पे तो वो निकाल सकते हो। ऐसे आप घर का इंश्योरेंस भी कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप का इंश्योरेंस भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को इंश्योर कर सकते हो। हम बट वहाँ पे नहीं जाते क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी वो नहीं है। जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलती रहेगी वहाँ पर वो जाओगे तो फिर अच्छे से क्लियर होगा, बट वो रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है अभी। तो इंश्योरेंस में हमें क्या इंश्योर करना है? लाइफ, मेडिकल। मेडिकल आपको मोटा मोटा समझ आए क्यों इंश्योर करना है ना, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लाइफ क्यों इंश्योर करना है वो समझते हैं थोड़ा सा। अब लाइफ भी देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। हम टर्म इंश्योरेंस चूज करेंगे। उसका रीजन क्या है, क्यों चूज कर रहे हैं, वो अलग से जो वीडियोस आएंगी उसमें समझने को मिलेगा, बट हम चूज कर रहे हैं ये मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। अब ये जो 2.5% आया और जो 1.5% आया ना, ये कैलकुलेशन बेस्ड है। अभी कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं अभी क्लियर नहीं करना चाहता, बट थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये भी डिपेंड करता है आपके एसेंशियल खर्चे पे। आप समझ आए एसेंशियल खर्चा क्यों मैंने बोला कि माइनर से माइनर डिटेल्स लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसेंशियल खर्चे के अलावा साथ साथ किस चीज पे डिपेंड करेगा? इन्फ्लेशन पे। ठीक है, कि कितना टर्म इंश्योरेंस कराना है, वो जो 2.5% है वो कैसे आ रहा है, वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब इन दोनों चीजों को आपने समझ लिया कि एसेंशियल खर्चा क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन हल्का हल्का समझ लिया आपने, और उसकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से हम एक्सेल शीट में समझेंगे बाद में। उसके लिए अलग से वीडियोस आ जाएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस भी उसी में समझा देंगे कि किस तरीके से होता है। अब इंश्योरेंस के बारे में ना थोड़ी सी चीज समझते हैं। देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस में क्या रहता है कि आपको हर मंथ कुछ पैसा देना पड़ता है। आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, साल में पहले एक साथ भी दे सकते हो। वो हम कैसे भी कैसे डिसाइड करना है, कैसे करना है वो हम सीखेंगे जब हम लेना चालू करेंगे उसको। तो इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंड्स ऑन योर एज एंड फिजिकल हेल्थ। इस चीज को समझो। इंश्योरेंस कंपनियां भी ये बोलती हैं कि अगर आप यंग हो तो आपका जो प्रीमियम है वो कम लगेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो प्रीमियम है जो कम लगेगा। इसलिए कॉलेज के टाइम तक आप लोग फिट रहते हो। कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर में जॉब लगे सबसे पहला काम है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख लेने का। अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस और वो सफिशिएंट है आपकी आपकी फैमिली के लिए, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर
टर्म इंश्योरेंस भी सफिशिएंट है तो ज़रूरत नहीं है। अब टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस में चेंजेस क्या वो क्या होता है और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है वो हम सीखेंगे। बस अभी मैं बता रहा हूँ कि हमें लेना टर्म इंश्योरेंस है। टर्म का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ ही खत्म हो गई, सीधी-सी बात है। ठीक है ना? बट हम समझेंगे इसको डीपली। फिर क्या लिखा है, दिस इज़ नॉट अ रिपीट डिसीजन। तो एक बार ले लिया ना, फिक्स हो गए। आप बीच में चेंज करके दोबारा से कोई दूसरा नहीं ले सकते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने स्टार लगा रखे हैं, अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है, वन राइट चॉइस लास्ट्स अ लाइफटाइम। एक बार आपने सही चॉइस ले ली, तो लाइफ टाइम वो आपको फेवर करेगी। तो क्या लिखा है, सो टेक इट अर्ली एंड स्टे हेल्दी। इन चीज़ों का यूज़ जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन अगर हो तो आपको टेंशन ना लेनी पड़े, आपकी जेब से पैसा ना जाए, आपकी फैमिली को दिक्कत ना आए। तो ये आपके बहुत बड़े एक्सपेंसेस जो है ना उसको हैंडल करता है। अब ना एक सीक्वेंस समझते हैं। आपको कुछ हो गया, आपकी लाइफ को आपने सिक्योर कर लिया अपनी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस लेके, है ना? मेडिकल का कोई खर्चा आ गया, आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया। इसके अलावा आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो आपको समझ आ गए कैसे रहते हैं, एसेंशियल। इसके अलावा आपको कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जो आपने कभी इमेजिन नहीं करी थी, उसके लिए आपने इमरजेंसी फंड कर दिए। तो आपका बड़ा-बड़ा जो मिसहैपनिंग हो सकती है, वो आपने फिक्स कर ली। अब हम चालू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ थोड़ा-सा समझ लेते हैं। पहले साल में फर्स्ट ईयर जो है आपको समझ आया, आपका 50% एसेंशियल में जा रहा है, 20% एन्जॉयमेंट में जा रहा है, 10% इमरजेंसी फंड उस फंड के लिए जा रहा है, बाकी का 30% में से 4% आपका मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में चला गया। तो आपके पास सिर्फ 26% बचा, अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट चालू होगी। लेकिन इस 26% को कैसे बढ़ाया जाएगा? इमरजेंसी फंड सेकंड ईयर से आपका चेंज हो जाएगा, तो ये 26 का 36 हो जाएगा। प्लस मैंने बोला कि मैं 50% से ही काम करूँगा कि आपका 20% का खर्चा निकल सके। इनिशियली आपका 20 का 20% नहीं निकल पाएगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ तक सीखने में उस प्रोसेस को मतलब फ़ील करने में कैसा पॉसिबल है, उसी में ही टाइम निकल जाता है 6 महीने से लेके 1 साल तक। तो अब 1 साल में 10% तक आप पहुँच पाओगे। तो ये 10% भी ऐड हो जाएगा, तो 20% एक्स्ट्रा आ गया, तो आपका ये 46% बन जाएगा। और 46% मतलब 46,000 इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये हमें समझ आएगा। आप सोच रहे हो अब आप इसके अलावा कोई भी खर्चा निकाल सकते हो ना कि दिमाग में कि ये बड़ा खर्चा आएगा, मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा, ये सब होगा, वो सब होगा। वो सब इसमें कवर हो चुका है। आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपके पास क्या है अभी। अब इसमें एक चीज़ समझना चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो आज इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा बस कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम मेन इन्वेस्टमेंट को चालू करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे लिखने में क्या समझ आया था हमें कि वो क्यों करना है हमें? गोल्स कंप्लीट करने के लिए। और गोल्स हमने कैसे डिफाइन करे थे? शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, रिटायरमेंट गोल। अब पता है गड़बड़ क्या होती है? तो जब आप गोल्स के बारे में सोचते हो ना, तो आप सोचते हो सबसे पहले मुझे ये वाले गोल्स कंप्लीट करने हैं। कि मुझे घूमना है, मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे लैपटॉप खरीदना है। जैसे ही आप ऐसे सोचना चालू करते हो ना, फिर जब मिड टर्म के गोल्स आते हैं, तब आपको पता नहीं होता कि इनको कैसे हैंडल करना है। फिर जब लॉन्ग टर्म के गोल आते हैं, तब आपको पता नहीं होता कैसे हैंडल करना है। रिटायरमेंट तक तो आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे प्लान रिटायरमेंट। अब इसको बहुत अच्छे से समझो। जिस मोमेंट पे आप रिटायरमेंट समझ गए और आपका रिटायरमेंट सिक्योर कर लिया आपने, तो आपकी लाइफ देखो कैसे चलेगी। सबसे ऊपर आपकी लाइफ होगी, जो आपने सिक्योर कर ली टर्म इंश्योरेंस लेके। फिर आपकी रिटायरमेंट होगी, जो उसके पहले आएगी, वो आपने सिक्योर कर लिया। उसके बाद आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो बड़े एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो आपने पहले ही सिक्योर कर लिया। फिर आपका इमरजेंसी में कुछ इश्यू आ गया है, वो आपने सिक्योर कर लिया। फिर एसेंशियल एक्सपेंसेस वो आपने सिक्योर कर लिए। समझ लिया मतलब। यही चीज़ है जो मेन चीज़ है।
यही है वो खर्चे जो आपको डराते हैं, यही है जो चीज़ें आपको टेंशन देती है। और जिस मोमेंट पे आपने ये सारी की सारी चीज़ें सिक्योर कर ली शुरुआत में, और फिर उसके बाद जो भी पैसा बचता है, आपके बाकी के गोल्स कंप्लीट करने के लिए, उस पैसे को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास इतना ही बचना है, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि बस मुझे अब फ़ोकस करना है कि जो बचा हुआ पैसा है उसको ऐसी-ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करूँ प्रॉपर तरीके से कि मेरे बाकी के गोल्स कंप्लीट हो जाएँ। और फिर मैं बोला, अगर आपके गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, अगर हो रहे हैं और आप एसेट भी बिल्ड कर रहे हो और पैसिव इनकम भी बिल्ड करना सीख रहे हो, तो फिर क्यों किसी को देख के आपको ट्रेडिंग में ज़बरदस्ती घुसना है, जिससे आपको पता है कि आपके जो चांसेस हैं, सक्सेस होने के चांसेस हैं, वो बहुत कम है। क्योंकि थोड़ा-सा मतलब फिर दोबारा थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, ट्रेडिंग का ना थोड़ा-सा मैं सिस्टम समझाता हूँ। तो ट्रेडिंग ना कोई सिस्टमैटिक गेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? उसका फंडा समझते हैं। जब कंपनी शेयर मार्केट में आती है, तो वो आईपीओ के थ्रू आती है। वो पहली ट्रांज़ैक्शन होती है कंपनी की, है ना? उसके बाद कंपनी का कोई रोल नहीं रहता। जैसे ही शेयर मार्केट में आ गई, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांज़ैक्शंस होनी है सारी की सारी। और सेकेंडरी ट्रांज़ैक्शन में पता है कौन होता है? आप सब लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, प्लस बहुत सारे स्मार्ट लोग, प्लस बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन। तो जो कंट्रोल कर रहे हैं वो ये लोग हैं। इनके साथ जो चलना सीख जाते हैं वो ये लोग हैं, और जिनको लूटा जाता है वो ये लोग हैं, और आप इन्हीं लोगों में आते हो। क्योंकि जिनको वो लूट सकते हैं वो वही लोग हैं जो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं, बट वो बीट नहीं कर सकते स्मार्ट लोगों को और इंस्टीट्यूशन को। क्योंकि इन्होंने बहुत पैसा लगा के आपकी साइकोलॉजी को समझा होता है। और जैसे सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है ना, आईपीओ के बाद शेयर जब सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं, तब ना सच बताऊँ तो कोई सिस्टम नहीं चलता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चलता है, आपके इमोशंस। और आपके इमोशंस को ही खरीदा जाता है। अपने इमोशन इसलिए मत बेचो, सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करो। मैं सच बता रहा हूँ, 4 से 5 साल लगेगा, पहले साल सीखने में, दूसरे साल इम्प्लीमेंट करने में, तीसरा और चौथा, पाँचवाँ साल कंपाउंडिंग को फ़ील करने में, और 5 साल के बाद ही आप डिसीज़न लेते हो कि बड़े लाइफ़ के, फैमिली के। तब तक आप ना सिक्योर हो जाते हो बड़े डिसीज़न लेने के लिए, और फिर आप फ़ोकस कर पाते हो पता है कहाँ पर? इन फालतू चीज़ों के बजाय, इन पे। पैसिव इनकम, एसेट्स, आरओएस, आरओआई। और मैं बता रहा हूँ, ये भी मैंने बिल्ड करा है, ये भी मेरे बिल्ड हो रहे हैं, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। और इसको तो फ़ील करने में जो मज़ा आता है कि बिना कुछ करे पैसा आपका बिल्ड हो रहा है। मैं बहुत टेंशन फ्री हो चुका हूँ इन चीज़ों की वज़ह से, बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो चुका हूँ, और बस यहीं तक पहुँचना है। मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैं अभी भी आपको क्लियर कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि उन चीज़ों को सीखने के लिए थोड़े से एफर्ट लगते हैं, सिस्टमैटिक वे में एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और बट इंडियन सोसाइटी को तो सबको जल्दी करोड़पति बनना है, तो ऐसा नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है। आपसे सोचो ना कि सब लोग इस तरीके से करने लग गए और सब लोग करोड़पति बन गए, तो पॉसिबल नहीं है ना, आपका इकोनॉमी ढह जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, मतलब सब खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे मतलब झमेलों में मत पड़ो, प्रॉपर तरीके से करो। अगर कोई स्पेसिफिक गोल है किसी का ट्रेडर बनने का और ट्रेडिंग पे अपनी जी-जान लगाना चाहता है, तो फिर भागे। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। मैं पहले ही बोला था इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ में, आपका स्पेसिफिक गोल है, आप जाओ। बट आप अपनी फैमिली को लेके चल रहे हो साथ में, सिस्टमैटिक वे में चलो। जैसे ही फिर बताता हूँ, जैसे ही 4 टू 5 ईयर्स में आप फ्री हो जाते हो ना इन सब चीज़ों से, फाइनेंशियली, आप हो जाते हो कि हाँ, अब मैं फ्री हूँ। तब आपको ना कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन है आपको, आपकी इनकम में से
जो आप निकाल पाते हो, उस पोर्शन को लगाओ ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करो, कोई टेंशन नहीं है। आपको उड़ाना है, उड़ाओ। आपको फालतू चीज़ों में लगाना है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि वो ना आपका इतना प्लस में है कि आपके किसी भी गोल को हिंडर नहीं करेगा। यही केस मेरा है। तो मैं भी 1 साल अच्छे से ट्रेडिंग सीखा था, मस्त प्रॉफ़िटेबल भी बनना चालू हो गया था, बट मेरा टाइम लेता है वो, और वो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। वो मैं देना नहीं चाहता था, ठीक है? क्योंकि चॉइसेस हैं अपनी-अपनी, और सिचुएशंस हैं आपको अलाउ नहीं करती हैं, बट मैं स्टिल बोलूँगा कि क्या मैं ट्रेडिंग वाली लाइफ़ एन्जॉय करता? तो पर्सनल लेवल पे नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे बाकी के सारे गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, और वो टाइम से पहले कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं क्यों फालतू में वो चीज़ों के पीछे पड़ूँ जिसकी ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। हाँ, मज़े के लिए मैं ज़रूर कर रहा था कि सीखने में कि होता क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट आता है तो आपको, हाँ, फिर वो याद आया। याद है यहाँ पे? जब आपके पास ये टाइम होता है ना, तो आप फिज़िकल हेल्थ भी बिल्ड कर पाते हो और मेंटल हेल्थ भी, और मैं दोनों बिल्ड कर रहा हूँ अच्छे से। और मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं इतना टाइम भी निकाल पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बट इतना टाइम भी कि आप लोगों को भी लर्न करा सकूँ कि चीज़ें कैसे करनी होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। तो हम आगे का प्लान करेंगे अभी। हम प्लान करेंगे रिटायरमेंट को अपना, इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले। ना ही शॉर्ट टर्म गोल, ना लॉन्ग टर्म गोल, ना मिड टर्म गोल, सीधे रिटायरमेंट के बारे में प्लान करेंगे। और इस वीडियो का आपका टास्क क्या होगा? आप बस देखिए कि इसमें से आपने क्या करके रखा हुआ है। अगर नहीं करके रखा हुआ, तो उसको प्लान करना चालू करिए, कुछ वीडियोज़ देखिए और जल्दी से जल्दी ले लीजिए, आपकी जितनी छोटी उम्र है उतने में, क्योंकि उतना ही फ़ायदा मिलेगा। स्पेसिफिक वीडियोज़ इसकी बाद में आ जाएँगी। तो